हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील करता है। कुछ एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स, कुछ के हेड्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बनने की क्रियाएं, उनके ऑर्गेनाइजेशन का डिक्लेरेशन कैसे साइन हुआ, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एट द सेम पॉइंट इन टाइम हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का किस तरीके से चलता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। आसियान, ऑफिशियली द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, is a political and economic union of 10 member states in Southeast Asia, which promotes intergovernmental cooperation and facilitates the economic, political, security, military, educational, as well as socio-cultural integration. It was formed after which declaration? ध्यान देने वाली बात यहाँ पर दो तीन है। पहली चीज़, हम एक तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब एलेट की बात आती है तो वहाँ पर क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं, बट क्वेश्चन का क्रक्स बहुत छोटा है। तो ये पूछ ये रहा है कि आसियान का डिक्लेरेशन कौन सा था। बट सिंस हम लोग डिस्क्रिप्टिव मैनर में इन चीज़ों को देखने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको आसियान के बारे में दूंगा और यहाँ से लेटेस्ट अपडेट क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आसियान की बात की जाए, ये एजेंसी बनी तो थी साल 1967 में, 1967 में। और इसके डिक्लेरेशन की बात की जाए तो इसका जो डिक्लेरेशन था दैट वाज कॉल्ड बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक इज द कैपिटल सिटी ऑफ थाईलैंड। बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही एक और एजेंसी बनी है, दैट इज द बीमस्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बीमस्टेक भी बना इसी डिक्लेरेशन से है। तो आसियान की जब बात की जाएगी, 1967 में एजेंसी बनी, 10 मेंबर स्टेट्स इसमें थे। इसमें एक लेटेस्ट मेंबर जो ऐड हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, एंड दैट इज नन अदर देन ईस्ट तिमोर। तो अब टोटल इस एजेंसी में हो गए हमारे पास 11 कंट्रीज। साथ ही साथ आप याद रखेंगे आसियान के हेडक्वार्टर्स को। तो आसियान का हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता। जकार्ता इज इन इंडोनेशिया। तो जकार्ता कैपिटल हुआ करती थी इंडोनेशिया की, अब चेंज हो गई है। इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल है दैट इज नुसांतरा। नुसांतरा ये आप याद रखेंगे एज अ न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। धीरे धीरे कैपिटल यहाँ शिफ्ट होती जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी मूव कर जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको याद रखना है और इसके साथ रिलेटेड फैक्ट्स। यहाँ एक और बात जो हमें जाननी है वो है रिगार्डिंग मनीला। मनीला इज द कैपिटल सिटी ऑफ फिलीपींस और यहीं पर एक बहुत फेमस बैंक का हेडक्वार्टर है। दैट बैंक इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। एडीबी का हेडक्वार्टर इज इन मनीला। मनीला में भी और स्पेसिफिक हो जाए, दैट प्लेस इज कॉल्ड मैंडालुयोंग, MANDALUYONG, मैंडालुयोंग। ये मैंडालुयोंग में बैठता है हेडक्वार्टर किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। That's very important for us. Let's move ahead to the next question, which says G7 summit in 2024 was held at G7 का summit साल 2024 में कहां पर हुआ? अब समिट कहां पर हुआ है इसको समझेंगे बाद में। सबसे पहले समझते हैं what basically G7 is all about। क्या है ये G7? G7 या इसी को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 7। एज द नेम सजेस्ट, 7 देशों का समूह, साथ में एक नॉन मेंबर कंट्री जो इसके साथ, या नॉन मेंबर यूनियन जो इसके साथ है, दैट इज यूरोपियन यूनियन, EU। अब यूरोपियन यूनियन खुद में 28 देशों का ग्रुप है, 28 कंट्रीज मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। अब उसमें से एक चला गया है, अब 27 कंट्रीज बची। ब्रिटेन का एग्जिट हो गया, दैट्स ब्रेक्सिट। सो G7 की स्टैब्लिशमेंट जब हुई थी एट दैट पॉइंट इन टाइम, इट वाज कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ 6 देश थे। और बाद में अगले ये G6 बना वे बैक इन द 1975। इसमें US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये 6 कंट्री थे। US, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान। ये देशों ने मिलकर बनाया एक संगठन जिसको नाम मिला G6 नेशन। द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1976, अगले ही साल,
ये G6 में ऐड हो गया कनाडा और ग्रुप बन गया G7 नेशन, या हम कहें ग्रुप ऑफ 7। G7 इज ग्रुप ऑफ 7। फिर अगले 22 साल तक 1976 से लेकर 1998 तक ये एजेंसी इसी रूप में काम करती रही, यानी G7 के रूप में काम करती रही। 1998 में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया और एक उस दौर की बहुत बड़ी सुपर पावर को इनवाइट किया गया G7 में, एंड दैट वाज नन अदर देन रशिया। ग्रुप बड़ा हुआ, ग्रुप हो गया G8 नेशन। हम बात कर रहे हैं साल 1998 की। 1998 से लेकर 2014 तक ये ग्रुप इसी रूप में चलता रहा, G8 के नाम से ही चलता रहा। 2014 में रशिया के ऊपर ये एलिगेशन लगा कि रशिया ने एनेक्स कर लिया है, यानी हथिया लिया है किस रीजन को, क्रीमिया को, जो कि यूक्रेन का हिस्सा माना जाता था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट G7 कंट्री ने रशिया से अपने आप को अलग करने का फैसला लिया और रशिया को निकाल दिया इस ग्रुप से। 2014 में ये ग्रुप वापस से G7 के नाम से जाना जाने लगा। तब से लेकर आज तक ये G7 है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, G7 की समिट्स। सो ग्रुप ऑफ 7 की समिट का अगर हम ट्रैक देखें, यानी लास्ट, प्रेजेंट एंड नेक्स्ट, 2023, 24 एंड 25। 2023 में ये मीटिंग कहाँ हुई थी? इट वॉज हेल्ड इन हिरोशिमा। हिरोशिमा इज इन जापान। यहां पर मीटिंग हुई थी साल 2023 में। 2024 यानी इस साल की बात करें तो द मीटिंग वॉज हेल्ड इन अपुया। अपुया इज इन इटली, साउथ में पड़ता है ये इटली के। एंड देन अगले साल की बात की जाए तो ये मीटिंग जाने वाली है कहाँ? कनाडा, इन एल्बर्टा। एल्बर्टा सिटीजन कनाडा। तो ये तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं 2023, 4 एंड 5 की मीटिंग। क्या है G7 आपको अच्छे से समझ आ चुका है। G6 उसका प्रेडिसेसर था, G8 उसका सक्सेसर हुआ, G8 से फिर रशिया हट गया, ऑर्गेनाइजेशन वापस से G7 हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास अगला आता है ब्रिक्स। बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्लैट में भी ब्रिक्स पर क्वेश्चन आया है। एलेट में अगर देखें तो चांसेस थोड़े स्लिम है, बट येस इंपॉर्टेंट है। नो मैटर व्हाट वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो ब्रिक्स के लिए आप पिछली वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, जहां पर हमने क्लैट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन किया था। वहां पे भी मैंने आपको विस्तार पूर्वक ब्रिक्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत लेंदी सा दिख रहा है, दो इट इज नॉट। ब्रिक्स इज एन एक्रोनियम फॉर द पावरफुल ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग मार्केट, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सो अभी रिसेंटली ब्रिक्स नेशंस में 4 और देश ऐड हो गए हैं, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान एंड यूएई। तो टोटल जो ब्रिक्स कंट्री है एक्सपांड हो गई, अब 9 कंट्रीज में जा चुकी है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिक्स का 2024 का समिट कहाँ पर हुआ है। तो 2024 का समिट अभी लेटेस्ट है, दैट वाज हेल्ड इन काजान। काजान पड़ता है रशिया में, एंड रशिया की कैपिटल है मॉस्को। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान नेशंस। आसियान में इनमें से कौन सी कंट्री हिस्सा नहीं है? आसियान अभी हमने देखा ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप है, तो ऑब्वियस है कि इंडिया तो साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, हम साउथ एशिया का हिस्सा है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द G20 और ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट फोरम कंप्राइजिंग 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। ये लास्ट ईयर ऐड हुआ है। द परमानेंट गेस्ट एट G20 इज, there's one country which is one among the 20 largest economies, and that is Spain, which is not a part of G20, तो वो permanent guest बनकर आता है। The Organization for Economic Cooperation and Development is an intergovernmental organization with 39 member nations. यहाँ पर भी फैक्ट है जो आपको याद रखना है। With an objective to stimulate the economic progress and world trade, OECD का हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहा है, तो इट इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस,
यानी फ्रांस। इजी क्वेश्चन। द यूरोपियन यूनियन इज अ सुप्रा नेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स। हमने डिस्कस किया, अर्लियर इट वाज 28, ब्रिटेन एग्जिट कर गया जिसको हमने ब्रेक्जिट बोला, लेफ्ट पे 27। कौन सी ट्रीटी के बाद बना था यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन यूनियन वैसे सबसे पीछे चले तो ट्रीटी ऑफ रोम के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, ट्रीटी ऑफ रोम 1958 में हुआ था और वहाँ से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना था। लेकिन यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में आया साल 1993 में, 1993 में, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट। मास्ट्रिक्ट इज इन नीदरलैंड्स। इस ट्रीटी के बाद यूरोपियन यूनियन संगठन के रूप में काम करना शुरू किया। Heading on to the next, we have the next question called World Trade Organization, WTO, is an intergovernmental organization that regulates and facilitates the international trade. Who is the first woman, important है, and first African to lead the World Trade Organization as DG? पहली women is Ngozi Okonjo-Iweala. ये पहली women है जो head कर रही है World Trade Organization को as women in Black African. Important इसलिए भी है because she has been re-elected. The IMF is a major financial agency of the UN and an international financial institution headquartered in, हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है लास्ट वीडियो में भी। हमने दो एजेंसीज की बात की थी यूएन के, वन इज IMF, द अदर इज वर्ल्ड बैंक। कॉमन चीज दोनों में यही थी कि दोनों का ही हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन DC यानी USA। द आंसर वुड बी US। एंड IMF का अगर हेड पूछ लेगा, द आंसर वुड बी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो यहाँ पर इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। अगर आपसे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए, गीता गोपीनाथ। तो ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव अबाउट द यूरोपियन यूनियन। एक क्वेश्चन आ गया। द EU हैज 27 मेंबर स्टेट। अर्लियर देयर वाज 28 मेंबर्स, but later due to the exit of Britain there are now 27. When was the transition phase of Brexit completed? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेग्जिट बहुत बड़ा इवेंट था। ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया यूरोपियन यूनियन को। अब सोचिए एक कंट्री एक ग्रुप से एग्जिट करे जिस पे डिपेंडेंसी है उस ग्रुप की, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। एंड फॉर दैट वेरी रीज़न ये जो पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था 1 Jan 2020 को और कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर 2020 को। तो 31 दिसंबर के दिन ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया था और ब्रिटेन का एग्जिट कंप्लीट हुआ फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ 121 सिग्नेटरी कंट्रीज, मोस्टली बीइंग सनशाइन कंट्रीज which lie either completely or partly between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि IS से इनमें से किस कन्वेंशन या ट्रीटी के बाद बना? तो आंसर यहाँ पर अगर हम देखें तो 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट हुआ था। उसी समिट के दौर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दौर के उनके काउंटर पार्ट इमानुएल मैक्रों से, जो पहले प्रेसिडेंट थे फ्रैंकोis होलांदे, उनके साथ मिलकर नींव डाली एक बहुत बड़े संगठन की जो आज अलायंस 121 देशों का हो चुका है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसके फाउंडर अगर देखें तो को फाउंडर रहे, एक तरफ तो इंडिया था, दूसरी तरफ देयर वाज फ्रांस। दोनों ने मिलकर इस संगठन को शुरू किया और मोदी जी ने कहा वो सभी कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ेगी, इन सभी कंट्रीज के लिए उन्होंने टर्म दिया। अब इनको हम वैसे बाय डिफॉल्ट तो सनशाइन कंट्रीज कहते ही हैं। मोदी जी ने इनको कहा सूर्यपुत्र, सन्स सन, सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र थे कर्ण की वीरता इसी में थी कि वो दान करते थे बहुत, तो उन्होंने अपना कवच कुंडल भी दान कर दिया था। इन कंट्रीज से क्या एक्सपेक्टेशन है? मोदी जी ने कहा कि आप भी दान करिए। कुछ दान नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना है। तो आप सस्टेनेबिलिटी दान कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो खुद में बहुत बड़ा दान है धरती पर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है द यूरोपियन सेंट्रल बैंक या ECB इज द प्राइम कंपोनेंट ऑफ द यूरोप सिस्टम एज वेल एज वन ऑफ द 7 इंस्टीट्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन. It is one of the world's most important central bank.
और ओल्डेस्ट भी है ECB, 1958 में ये बन चुका था. Who among the following is the incumbent president of ECB? Whosoever is the president of ECB is often considered one of the most powerful person. तो right now क्रिस्टीना लगार्ड ये हेड कर रही हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक को. अर्लियर हर इंस्टेंट वाज एट IMF. इन्होंने IMF को भी हेड किया है. On 24th March 2014, the G7 member cancelled the planned G8 summit that was to be held in June. Okay, क्यों किया कैंसिल G8 कंट्रीज ने समिट को? क्योंकि एनेक्सेशन हुआ क्रीमिया का बाय रशिया. यही तो रीजन था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा. The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral, Technical and Economic Cooperation यानी बीमस्टेक एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है. इनमें से कौन सी दो कंट्री साउथ ईस्ट की पार्ट हैं बीमस्टेक की? सो बीमस्टेक में कौन सी कंट्रीज हैं उसको समझते हैं पहले. बीमस्टेक 1997 में बना एक संगठन था जिसका इनिशिएटिव हमने लिया और इसका जो अग्रीमेंट साइन हुआ वो थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक में. तो यहाँ तो आपको पता चल गया थाईलैंड इसका हिस्सा है ही. अब कहने को तो इट इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन. कई सारे कंट्रीज़ मिलकर जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के हैं वो कई फील्ड्स में, कई सेक्टर्स में टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन करना चाहते हैं. मैं थोड़ा सा एक निमोनिक्स के रूप में आपको ये बता देता हूँ. हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड. रिप्लेस कर दीजिए इसी को विद नेपाल एंड भूटान. बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड. अब इसमें से देख लीजिए तो हमारे पास म्यांमार एंड थाईलैंड कंट्री आ जाएगी जो बीमस्टेक का हिस्सा है. The Group of 77 is a coalition of 134 developing countries designed to promote its member collective economic interest and create an enhanced joint negotiating capability or capacity in the UN. It was formed after. किस मीटिंग के बाद G77 एग्जिस्टेंस में आया? G77 एक्चुअली 134 कंट्रीज का ग्रुप है. तो G77 नाम क्यों है? बिकॉज जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी एट दैट पॉइंट इन टाइम देयर वर 77 फाउंडिंग मेंबर. खासियत ये है कि जो 77 फाउंडिंग मेंबर्स रहे G77 में वो सारे ही कंट्रीज G24 का भी हिस्सा रही, एक्सेप्ट कौन सी कंट्री? दैट वाज मेक्सिको. सो यहाँ पर कौन से अग्रीमेंट के बाद ये बना? तो दैट मीटिंग वाज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. तो UNCTAD एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना जिसको आज हम यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं. द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNEP इज लोकेटेड एट. यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज लोकेटेड इन कीनिया. कीनिया की कैपिटल यानी नायरोबी. नायरोबी में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गिगिरी. GIGIRI गिगिरी. गिगिरी पड़ता है नायरोबी में एंड नायरोबी इज द कैपिटल सिटी ऑफ कीनिया. The G24 is a group of countries that work together to coordinate the position of developing countries on international monetary and financial issues. Every G20 member are a part of G77 as well, except, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेक्सिको. अभी हमने इस पर चर्चा की. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द UNCF या इसको हम एक्चुअली यूनिसेफ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. अब इसका नाम बदल के यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड कर दिया गया है. तो UNCF या यूनिसेफ, originally known as United Nations International Children's Emergency Fund, was created by UN General Assembly, who is the incumbent DG of UNICEF. इनमें से presently UNICEF के incumbent जनरल सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल कौन है? सो दैट्स कैथी रसल या कैथरीन रसल. तो शी इज द प्रेजेंट हेड ऑफ यूनिसेफ. Last question says the UN Office on Drugs and Crime is a UN office that was established in the year 1997 as the Office for Drug Control and Crime Prevention. पहले इसका नाम था the United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention. 2002 में इसका नाम बदल दिया गया, एजेंसी का नाम कर दिया गया United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC. और पूछा जा रहा है आपसे कि UNODC का हेड कहाँ से है. अब कंट्री बताने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए इसके हेड हैं कौन. कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे हम इतना ही पढ़ेंगे और हम सोचेंगे कि UNODC का हेडक्वार्टर पूछ रहा है. तो UNODC का वैसे हेडक्वार्टर इज इन वियना यानी ऑस्ट्रिया, बट यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि UNODC के हेड किस कंट्री से आते हैं. तो प्रेजेंटली UNODC की हेड जो है दैट इज घाड़ा वैली
and Ghada Valley is from Egypt. She has been working in UN for past 29 years, और उससे पहले शी वॉज पोलिटिशियन इन इजिप्ट असेंबली। तो इतना खास आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमें फॉलो कर सकते हैं आप टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स डेली बेसिस पर मिलते रहते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर किसी भी तरीके का कंसर्न, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, वो हमेशा आपके लिए ओपन रहेगा। मिलेंगे फिर बहुत जल्द कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। Bye bye, and thank you so much.